हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 यानी कार्यपत्रक संख्या 20 के बारे में। आज की इस वर्कशीट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का हमारा 5वां चैप्टर है, जब जनता बगावत करती है। जब जनता बगावत करती है, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, यानी पहली बार हमने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया था, एकजुट हुए थे, कोशिश की थी अंग्रेजों को यहाँ से निकालने की। हालांकि ये कोशिश असफल रही थी, लेकिन बहुत कुछ हमें संदेश दे करके गई थी, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला था और उसी के कारण हम 1947 में आज़ाद हो पाए थे। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति यानी 1857 की जो बगावत थी उसके कारण क्या थे, क्यों जो नवाब थे वो नाराज़ थे, क्यों आम किसान, सैनिक, आम लोग अंग्रेज़ों से नाराज़ क्यों थे, कंपनी के शासन से नाराज़गी के क्या कारण थे, या यूं कह लीजिए कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, ये हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे इस बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 20 यानी कार्यपत्रक संख्या 20 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इतिहास का 5वां चैप्टर जब जनता बगावत करती है वो पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 7 दिसंबर 2020। नीतियां और लोग। अंग्रेजों की कौन सी नीतियां थी जिनसे भारतीय लोग नाराज थे और जिसके कारण 1857 की बगावत या 1857 की क्रांति होती है। तो पहले हम जानेंगे कि नवाब जो थे वो क्यों नाराज थे, अंग्रेजी शासन से या कंपनी के शासन से। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। 18वीं शताब्दी के मध्य का मतलब है 1750 के आसपास। धीरे धीरे नवाब जो थे उनकी शक्तियां छीनती जा रही थी, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे, शक्तियां भी जा रही थी और उनका सम्मान था वो भी पहले जैसा नहीं रहा था। शुरुआत में तो अंग्रेजी अधिकारी जो थे वो व्यापार के बहाने से सम्मान देते थे, लेकिन धीरे धीरे वो सम्मान और सत्ता दोनों छीन रहे थे उनसे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। रेजिडेंट तैनात किए गए थे, तो ये जो रेजिडेंट थे वो कंपनी के अधिकारी होते थे। वो तैनात किए जाते थे कि व्यापार अच्छे से हो पाए उसके लिए। लेकिन धीरे धीरे इन रेजिडेंटों ने वहाँ रह करके राजनीति करनी शुरू कर दी, एक दूसरे को भड़काना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो कठपुतली थे उनको वहाँ पर नवाब या राजा बना दिया जाता था। और उसके बाद समझौतों के तहत वहाँ पर सैनिक भी कंपनी के ही रखे जाने लग गए। तो ऐसे जो रेजिडेंट तैनात किए गए थे, ये शुरुआत थी अंग्रेजी के दबदबे की और भारतीय नवाबों के सत्ता से बाहर होने की। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता थी वो धीरे धीरे घटने लग गई, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। जो अलग अलग समझौते किए गए थे, तो उन समझौतों के तहत उनको ये आश्वासन दिया गया कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे, सेना हमारी होगी, आपको सिर्फ उसका खर्चा देना है। लेकिन कुछ जो नवाब थे उन्होंने बेवकूफ़ी में कह लीजिए और कुछ ने मजबूरी में कह लीजिए वो समझौते एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए। और वो स्वीकार करने का मतलब था कि वो गुलाम बन चुके थे, वो अपनी सत्ता और सम्मान दोनों खो चुके थे। कुछ समय के बाद उनके राजस्व वसूली के अधिकार भी छीन लिए जाते थे, यानी कि कर भी इकट्ठा नहीं कर सकते थे। यानी ना तो उनके पास शक्ति रही, ना ही उनके पास पैसा रहा, नाम के ही नवाब रह गए थे। इलाके पर एक एक करके फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने सीधे तौर पर उनसे छीनना शुरू कर दिया। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि उस वक्त कोई देश में बड़ी ताकत नहीं थी जो अंग्रेजों का सामना कर पाए, और अंग्रेजों को भी पता था कि फूट डालो और राज करो, भारतीयों में एकता नहीं है। और इसी का फ़ायदा अंग्रेजों ने जम के उठाया। जो आपस में लड़ते थे उनको लगता था कि जिस साइड जो भारी है या जिस साइड होने में उन्हें फ़ायदा है वो उसकी तरफ होते थे, और उसके बाद जिसकी तरफ थे उसको भी मौका देखते ही उसको भी सत्ता से बाहर कर देते थे। तो काफ़ी सारे ऐसे शासन थे या शासक थे जिन्होंने कोशिश की कि अंग्रेज़ों के साथ बातचीत की जाए, अपना कैसे भी राज्य को बचाया जाए। जैसे झांसी की रानी थी,
तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। हालांकि ये भी एक विडंबना थी कि हमारे ही देश में, हमारे ही राज्य में हमें अपना ही उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी। लेकिन ये सब कुछ, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, कि हम आपस में लड़ते रहे, हम आपस में भिड़ते रहे और उसका फ़ायदा उठाया उन अंग्रेज़ों ने। तो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका मसला था कि उनकी पति की मृत्यु के बाद उनका जो दत्तक पुत्र है, जो गोद लिया हुआ बेटा है, उसको राजा मान ले। हालांकि अंग्रेज ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो झांसी को अपने राज्य में शामिल करने की बात पर अड़े हुए थे। ऐसे ही पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। तो कंपनी ने, उन्होंने भी, पेशवा बाजीराव है, कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। यानी कि नाना साहब सिर्फ पेंशन की बात कर रहे थे कि पेंशन दे दी जाए, लेकिन उन्होंने पेशवा बाजीराव को, जो बाजीराव द्वितीय थे, उनको तो पेंशन दी, उसके बाद उनको पेंशन देने से मना कर दिया, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि ज़रूरत नहीं है, जब सब खत्म हो चुके हैं, मराठा सरदार है वो एक एक करके उन्होंने निपटा दिए, उनको साइड से हटा दिए, सत्ता से बाहर कर दिए, तो उनको लगा कि क्यों अब उनको पेशवा माना जाए। तो ऐसे काफ़ी सारे जो नवाब थे वो नाराज़ थे, लेकिन अलग अलग कारण थे उनके। कोई अपने बेटे को राजा बनाना चाहते थे, कोई पेंशन के मुद्दे के ऊपर नाराज़ थे अंग्रेज़ों से। लेकिन अब भी एक चीज़ उनमें समझ नहीं थी, अब भी वो एक नहीं थे, एक साथ एकजुट होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन सभी निवेदनों को ठुकरा दिया था, क्योंकि कंपनी को लग रहा था कि उनको रोकने वाला, उनको टोकने वाला अब कोई नहीं है। मुगल जर्जर हो चुके थे, बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे। मराठा थे, वो भी पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद कहीं भी मैदान में आमने सामने ही नहीं थे, अंग्रेज़ों की टक्कर के ही नहीं थे। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में उन्होंने अवध पर एक सहायक संधि थोपी और 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। सहायक संधि वही संधि जिसके तहत अंग्रेजी जो कंपनी थी वो सैनिक सहायता देती थी भारतीय राजाओं को कि आपकी सुरक्षा रक्षा हम करेंगे, आप सिर्फ हमारी सेना को खर्चा दे देना। लेकिन बाद में मौका देखते ही उसी इलाके के ऊपर वो कब्जा जमा लेती थी। तो शुरुआत में सहायक संधि थी, वो सौंपी गई, लेकिन बाद में 1856 में अवध को अपने कब्जे में ले लिया। इस बार एक नया बहाना ढूंढा गया, कहा गया कि आपसे राज्य संभलता नहीं है, यानी कि कुशासन का आरोप लगाया गया कि आपका शासन है ठीक से नहीं है। अब अंग्रेज़ कौन से वहाँ पर फैसिलिटी दे रहे थे कि नहीं, आपके यहाँ पे हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि चलो हम संभालते हैं, लेकिन एक बहाना था। और उस वक्त क्योंकि वो सुपर पावर थे, कोई रोकने वाला नहीं था, टोकने वाला नहीं था, तो वो उसको मानना पड़ रहा था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए उन्होंने शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश शासन का होना जरूरी है और अवध को कब्जा लिया। कंपनी ने उसके बाद जो मुगल, हालांकि वो नाम के ही रह गए थे, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद जितने भी मुगल शासक हुए थे वो नाम के थे, यानी कठपुतली की तरह थे, सिर्फ नाम चलता था लेकिन काम के कोई भी नहीं थे। तो उनके नाम को भी हटाने की पूरी योजना बना डाली उन्होंने। कंपनी ने पहले तो जो सिक्के जारी करते थे वहाँ से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। उसके बाद 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी है, उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद लाल किले से बहादुर शाह के परिवार को निकालना पड़ेगा, उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, उनको पेंशन दे देंगे। 1856 में लॉर्ड जनरल कैनिंग ने यह फैसला लिया कि मुगल बादशाह अंतिम बादशाह होंगे, उसके बाद बादशाह कोई नहीं बनेगा, ये अंतिम है, उसके बाद फिनिश, मुगल वंश खत्म, और उनके जो बेटे हैं उनको सिर्फ हम राजकुमार मान लेंगे। यानी कि उन्होंने जो एक नाम का कांटा था मुगल शासन जिससे भारतीय जनता जुड़ी हुई थी, उसको भी हटाने का फैसला लिया। तो एक कारण तो ये था कि 1857 की बगावत का कि भारतीय शासक उनसे नाराज थे। अलग अलग कारण थे, लेकिन कॉमन कारण एक था कि उनके राज्य, उनकी शक्तियाँ, उनके अधिकार छीन लिए गए थे, उनका सम्मान, उनकी इज्जत छीन ली गई थी, इसलिए वो नाराज़ थे। और एक बड़ा कारण था इस 1857 की बगावत का। हालांकि कारण अलग अलग थे, लेकिन छीना सबका गया था कुछ ना कुछ।
तो पहला कारण हमें समझ में आ गया कि नवाबों की छिनती, जो गायब होती, कम होती शक्तियां थी, उसके कारण भारतीय सभी जो नवाब और राज्य जो राजा थे वो नाराज थे। इसके साथ साथ किसान और सिपाही थे, वो भी अंग्रेजी शासन से नाराज थे। क्यों नाराज थे, क्यों गुस्सा थे, वो हम पता लगाते हैं। पहला तो ये था कि गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तरीकों से परेशान थे। एक तो कर बहुत अधिक था, क्योंकि अंग्रेजों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो कैसे मेहनत करें, कैसे उनका गुजारा होगा, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। दूसरा, वो तरीके बड़े सख्त थे। अगर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो उन्हें किसी भी कीमत पर तंग किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, पिटाई होती थी, लेकिन वो कर वसूलने की कोशिश करते थे। तो किसान थे, जमींदार थे, दोनों ही तंग थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, क्योंकि बचत हो ही नहीं रही थी। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें थी, वो भी हाथ से निकलती जा रही थी, उन्हें बेचनी पड़ रही थी जमीनें। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही थे, वो भी नाराज थे। यानी किसान तो थे अधिक कर के कारण और उनके गलत व्यवहार के कारण। दूसरा, सिपाही क्यों नाराज थे, उसके अपने कारण थे। एक तो वेतन भत्तों संबंधी कारण ये थे, या सेवा शर्तें ये थी। वेतन भत्तों संबंधी क्या थी कि सिपाही होता है, अब एक सिपाही यूरोप के देश से और एक सिपाही भारतीय है, दोनों के वेतन में अंतर था। काम एक जैसा, लेकिन उनको वेतन अलग मिलता था और इनको पे जो मिलती थी वो अलग मिलती थी। दूसरा ये था कि भारतीय सिपाही चाहे कितना ही योग्य क्यों ना हो, उसको प्रमोशन नहीं दिया जा सकता था। तो इससे उनमें एक गुस्सा था कि जब हम एक जैसा काम करें तो क्यों भाई, हम क्यों नहीं बन सकते ऊपर, हम क्यों नहीं ऊपर जा सकते। तो भारतीय सिपाही वेतन कम होने के कारण या प्रमोशन में भेदभाव के कारण नाराज थे। इसके साथ साथ धार्मिक भावनाओं या आस्थाओं से भी उनके लिए कई सारी समस्याएं थी। जैसे वो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। भारतीय जो लोग थे, जो धार्मिक भावनाएं थी उस वक्त, कि वो समुद्र पार जाना धर्म के खिलाफ मानते थे, ऐसा माना जाता था उस वक्त। और जब उन्होंने बाहर भेजने के लिए 1824 में बर्मा समुद्र के रास्ते जाने का आदेश दिया, तो उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ज़मीन के रास्ते से चले जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, तो इसलिए भी भारतीय सैनिक नाराज थे। उन्हें लगता था कि ये जानबूझ करके उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो इससे भी भारतीय सैनिक थे, वो अंग्रेजी शासन से नाराज थे। 1856 में कंपनी के एक नए कानून लेकर के आई। उसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। तो इससे भी सभी नाराज थे। दूसरा ये था कि सिपाही भी गांव से ही थे, उस वक्त गांव ही होते थे, किसान फैमिली से थे, किसान परिवार से थे, तो किसानों के हालात के कारण भी वो नाराज थे। तो ये भी एक कारण था। इसके साथ साथ एक और कारण रहा है, जो तत्कालिक कारण था, वो हम अगली वर्कशीट में डिस्कस करेंगे कि जो बगावत जो शुरू हुई थी वो भी सैनिकों के कारण हुई थी। तो वो क्या कारण था, वो अगली वर्कशीट में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो सैनिक और किसान भी नाराज थे और नवाब, तीन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसके साथ साथ आम जनता जो थी वो भी कंपनी शासन से नाराज थी। उन्हें लगता था कि कंपनी है उनकी जीवन शैली को नष्ट करने आई है, उनको भ्रष्ट करने आई है। कैसे? जैसे 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरी जो थे उनको खुली छूट दे दी। खुली छूट दे दी किसके लिए? प्रचार के लिए, कि वो ज़मीन और संपत्ति थे वो भी इकट्ठा कर सकते थे, जगह जगह पर चर्च बना सकते थे। तो भारतीयों को लगा कि ये एक तरीका है, सोची समझी साजिश है, जिसके तहत भारतीयों को उनके धर्म से बाहर निकाला जा रहा है। तो इससे नाराज थे। दूसरा ये था कि उस वक्त उन्होंने कुछ कानून बनाए, जैसे सती प्रथा को रोकने के लिए, विधवा विवाह के लिए कानून। हालांकि ये कानून अगर हम अब समझे तो बेहतर थे, लेकिन उस वक्त जो लोग थे उनको लगा कि नहीं, ये जानबूझ के हमारे रीति रिवाज है उनको ख़त्म करें। तीसरा, उस वक्त अंग्रेजी भाषा का खूब प्रचार प्रसार किया गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, इंग्लिश मीडियम को ही मोटिवेट जो थे उनको ही प्रमोट किया गया। तो ऐसे भी लगा कि नहीं, ये हमारी भाषाएं भी नष्ट करें। तो भारतीय आम जो लोग थे उनके लिए, उनके मन में भी अंग्रेज़ों के प्रति कई सारे डाउट्स थे कि ये अंग्रेज जो आए हैं वो हमें ना धर्म का छोड़ेंगे, ना भाषा संस्कृति का छोड़ेंगे, हमें शायद यहाँ गुलाम बना करके ये छोड़ देंगे। तो ऐसे इन सभी कारणों के कारण भी भारतीय लोग थे, आम जो जनता थी वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ थी।
तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने डिस्कस किया कि भारतीय जो लोग थे वो क्यों नाराज थे अंग्रेजी शासन से, नवाब, सिपाही, किसान और आम जनता। आज की वर्कशीट में 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आप कमेंट करके मुझे रिप्लाई दे सकते हो। आपको बताना है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, जरूर बताइएगा। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन दिया गया कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटने के 3 कारण थे। पहला, स्थानीय शासकों की सेनाओं को भंग कर दिया गया था। दूसरा, स्थानीय शासकों के दरबार में रेजिडेंट नियुक्त कर दिए गए थे, बाद में वही सर्वे सर्वा बन गए। तीसरा, स्थानीय शासकों के कर इकट्ठा करने यानी कि जो टैक्स लगान इकट्ठा करते थे वो अधिकार भी छीन लिए गए, यानी इज्जत भी गई और माया भी गई, शक्ति भी गई। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है कि कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया। जो मुगल शासक थे तो उनकी शक्तियों को कैसे खत्म किया। तो सबसे पहले कंपनी द्वारा जारी सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया, यानी ये शुरुआत थी। उसके बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाल किले से बाहर भेजने की योजना बनाई गई, बाहर भेज दिया गया। तीसरा था कि कंपनी ने यह भी डिक्लेयर कर दिया कि बहादुर शाह जफर के बाद किसी और को बादशाह घोषित नहीं किया जाएगा। ये अंतिम मुगल बादशाह हो गए, यानी धीरे धीरे करके मुगल वंश है उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे। सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंपनी के शासन के दौरान कर बहुत अधिक थे, पहला कारण। दूसरा, आमतौर पर कंपनी के जो कर्मचारी थे वो किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, इसलिए भी किसान नाराज थे। भारतीय सैनिकों का वेतन अंग्रेजी सैनिकों से कम था, इसलिए भारतीय सैनिक नाराज थे। भारतीय सैनिकों को योग्य होने पर भी प्रमोशन नहीं दिया जाता था, इससे भी वो असंतुष्ट थे। पांचवा, भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को भी आहत किया जाता था, यानी धार्मिक आधार पर भी कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिससे उन्हें लगा कि हमारे धर्म को ये भ्रष्ट करें। तो इन सब बातों से सैनिक और किसान दोनों नाराज थे। चौथा और लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का कि भारतीय जो लोग थे उनको ऐसा क्यों लगने लग गया कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हमें बताना है। तो अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की खुली छूट दे रखी थी। अंग्रेजों ने सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह बनाने के लिए कानून बनाए। तीसरा, भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी भाषा का खूब प्रचार प्रसार हुआ। तो ये 3 कदम उठाए गए थे। इन 3 कदमों के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं, यानी कि उनकी जैसी सती प्रथा, विधवा विवाह के कानून थे तो उनको लगा कि नहीं, उनके रीति रिवाजों को खतरा पैदा हो गया है। भाषा जब अंग्रेजी आई तो उनको लगा कि उनकी भाषाओं को नष्ट किया जा रहा है। तो इन कारणों से जो आम जनता थी वो भी अंग्रेजों से भयभीत थी। उन्हें लग रहा था कि अंग्रेज है, उनकी मंशा कुछ और है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। अगर आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई है, सब कुछ अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एटलीस्ट आप अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो 1 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर पब्लिश हो जाती है। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।